हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी किताब से एक संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ चलाने चाह रही हूँ, जो कि हर परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएससी हो या फिर एलटी ग्रेड हो या फिर सीटीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि इस बुक से मैंने खुद पढ़ा है और अधिकतर इसमें प्रश्न जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से होते हैं। तो आप कृपया ध्यान दीजिए कि इस बुक को पढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम व्याकरण हमारा बेस जो है मजबूत करना चाहते हैं या फिर हमें शुरुआत से पढ़ना है व्याकरण, तो इस बुक को आप ज़रूर लीजिएगा। इस बुक में हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। तो मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ। ये मेरा पहला व्याकरण का वीडियो है, तो कृपया अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर आपको मेरी जो मैं समझाना चाहती हूँ इस व्याकरण से वो समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे क्षमा करिएगा। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो आपने सबसे पहले बचपन से हिंदी वर्णमाला पढ़ा है, आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत ही सरल है, हम पढ़ ले जाएंगे एक ही बार में, लेकिन नहीं, ये भले सरल है पर इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। क्योंकि ये देखने में लगता है कि सरल है, ये अक्सर हम लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। तो आप आज ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप ध्यान दीजिए कि जो हर्ष स्वर है इसमें 4 होते हैं अक्षर, अ, ई, उ, री, और दीर्घ में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आपने देखा स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ऐसे ही आप व्यंजन को देखिए। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और हमारा संयुक्त व्यंजन। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए स्पर्श व्यंजन। अगर आप स्पर्श व्यंजन को ध्यान दे रहे हैं तो स्पर्श व्यंजन में आप देखिएगा कि जो स्पर्श व्यंजन होता है वो हमेशा जो है 25 होता है, लेकिन इसमें 2 और दिए गए हैं। लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम में हमको चाहिएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बस 25 कितने होते हैं तो 25 ही बोलिएगा। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो ये 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन श, ख, श, ह, ये हमारे 4 होते हैं। आगत व्यंजन ज, फ और संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग या श्रम, ये भी 4 होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिएगा कि ये क्या कहते हैं, उसके बाद आप देखिए स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, ये तो कुल मिला कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। और आप यहाँ देखिए, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, 52 हो गए। अब हम एक बार यहाँ देखेंगे जो सबसे ज़रूरी है और जिसे आप पढ़ोगे तो आपको लगता है कि हमें याद है, लेकिन अक्सर गलतियाँ होती हैं हमारी यहाँ पे। तो आप देखिएगा हिंदी वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरों वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब जो किसी से कठिनाई ना हो, जिसे बोलने में हमें कोई कठिनाई ना हो, वो हमारा स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आप बस ऐसे समझिए कि जिसे बोलने में हमें कम समय लग रहा है वह ह्रस्व स्वर है और जिसे बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है वह दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। आगे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ, री।
उसके बाद मूल स्वर और हर्ष स्वर एक ही हैं। अगर एग्जाम में हर्ष स्वर पूछे तो भी यही होता है, मूल स्वर पूछे तो भी यही होता है। उसके बाद अब दीर्घ स्वर देखिए। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं और दीर्घ संधि स्वर में आ, ई, उ आते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर आ। अग्र स्वर देखिए, जो ये देखिएगा संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है, मिल के दो चीज़ों से मिला हुआ जो संयुक्त हो उसी को हम जैसे अब ए, ऐ, ओ, औ ये और अक्षर से मतलब मिल के बने हैं। आगत स्वर आ। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, ये 3 स्वर होते हैं, अग्र, मध्य, पक्ष। इन्हें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर आ जाए बोलने से ही हमें पता चल जाता है कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पक्ष स्वर है। अगर ई, ए, ऐ ये आप देखिए हमेशा आगे से ही हम बोल ले रहे हैं तो ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर अ, ये बीच से आवाज़ आ रही है और पक्ष स्वर आ, ई, उ, ओ, औ, आ, ये हमें जोड़ दे के अंदर से हमारी आवाज़ आ रही है तो पक्ष स्वर है। अब सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है या कहें सबसे इम्पोर्टेंट हमें कहें तो वो हमारा ये है, ये समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ये चारों बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो आपको ध्यान देना है कि हमें कोई चीज़ को कन्फ्यूजन में नहीं लेना है, हमें जो क्लियर पता रहना चाहिए। तो समृद्ध स्वर ये ई, उ, ये हमारे समृद्ध हैं। अर्धसमृद्ध ए, ओ और विवृत आ, ए। अर्धविवृत ए, अ, ओ, आ, ये हमारी, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसको हम इम्पॉर्टेंट लिख दे रहे हैं कि आपको टेंशन दिक्कत ना हो, इसको इम्पॉर्टेंट ही समझिएगा। उसके बाद आप देखिए कुल व्यंजनों की संख्या 41। मूल व्यंजन, कुल व्यंजन 41, मूल व्यंजन की संख्या 33। मूल व्यंजन में कौन कौन से हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गए, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो गए, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गए, वो हमारे मूल व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। इतना तो आपको याद करके नंबर से याद कर लेना है। लेकिन जब अब ये आप जो देख रहे हैं आपको ये क्या कहते हैं, इसको ऐसा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसमें हमें कभी कभी दे देता है ऐसे ही आधा क, धनुष ख, ऐसे से करके, तो आपको उसको पहचान रहता है। तो छ किससे बना है, क और ख, श से, और त्र किससे बना है, त्र और र से, ज्ञा किससे बना है, ज और इया से, और श्रम किससे बना है, तो श्रम बना है स और र से। आगे देखिए क वर्ग ध्वनियाँ। देखिए पढ़ाते वक्त जो है हमें लगता है कि ये तो क्या हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि एक बार हमारे गांव में हम लोगों को ऐसे ही खड़ा कर दिया गया, जबकि हम उस समय 8वीं और 9वीं में थे। हमसे पूछा गया क ख ग घ, लेकिन हमने बहुत ही त्रुटियां की उसमें, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े फिर भी हमें उसमें त्रुटियां हुई। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग्या। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं। देखिए अगर जिह्वा के आधार पे पूछें तो क्या कहेंगे, स्वर के 3, और अगर हम स्वर कितने प्रकार के पूछें तो आप बोलिएगा 2 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ। और जिह्वा के आधार पे पूछे तो 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको क्या इसमें जो लास्ट के अक्षर होते हैं, मतलब अंतिम अक्षर इडनम इसको कहेंगे, ये पंचम वर्ण में आते हैं। ठीक है। ट वर्ग तो आपको पता ही चला, त वर्ग में भी क्या आता है, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य, र, ल, व, श, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन स, ख, श, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन स, ख, श, ह। तो जब एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे कि क्या होते हैं। फिर अगर आगत व्यंजन की बात करें
जो आगत व्यंजन है वो ज और फ है। ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो है ये पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक संयुक्त व्यंजन, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अर्धस्वर। अर्धस्वर, अब अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो य, र, ल, व, लेकिन अगर इसी में अगर आपको अर्धस्वर पूछ लिया तो य और व होता है। और लुंडित व्यंजन क्या होता है? र, और पार्श्विक क्या होता है? ल। तो कभी कभी हम कन्फ्यूजन हो जाता है कि लुंडित व्यंजन जो होता है वो ल हो सकता है, लेकिन नहीं, आप बस ध्यान दीजिए, जो पार्श्विक है उसमें र है तो वो ल है व्यंजन है, और जो लुंडित है उसमें ल है तो वो र व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स, श, ख, ह, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन है ड और र। अघोष व्यंजन, अघोष और सघोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि अघोष और सघोष जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको आपको मतलब चाहे आप ट्रिक से याद करिए या आप ऐसे भी याद करिए, उसको ज़रूर याद करिएगा। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ, स, ख, श, ये हमारे होते हैं अघोष व्यंजन। तो हमने कैसे इसे याद किया है? हम इसे याद करते हैं जो है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, तो हम इसे 12 संख्या, अगर 12 समझ लिए अघोष व्यंजन 12, तो हम जान जाएंगे जो पहला अक्षर है वर्ण है और दूसरा अक्षर, यही हमारे होते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा सघोष व्यंजन कितने प्रकार? 2 प्रकार, सघोष और अघोष। तो हमने देखा 12, अगर हमने ठीक से 12 याद कर लिया तो वो अघोष है। अब हम सघोष, सघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रत्येक वर्ग के तृतीया, चतुर्थ और पंचम, ये जो अक्षर होते हैं ये हमारे हमेशा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो सघोष को याद करने का बस यही है कि 345 याद कर लीजिए, आपको सघोष व्यंजन याद हो जाएगा। अगर एक याद कर लिए तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाता है। उसके बाद उसमें ड, ड़, ज, य, र, ल, व, ये सभी स्वर सघोष हैं। अब हम आपको बताएं उसमें क्या सघोष था जो हमने पहले देखा था अघोष में? फ, स, ख, श, इसमें ये अघोष है। और सघोष में क्या है? ड, ड़, ज, य, र, ल, व, ह, ये हमारे हैं। उसके बाद जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कह के आएगा वो हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीया, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण। मतलब अब आपको अंतस्थ वर्ण याद है य, र, ल, व, और आपको अल्प प्राण में क्या होगा? प्रथम, तृतीया और पंचम, मतलब 135 अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण और स, श, क्ष, ह, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे होते हैं हमेशा महाप्राण, ठीक है। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन इडनम, मतलब जो अंतिम अक्षर, पंचमाक्षर जो मैंने अभी सिखाया था आपको, वही आपका क्या होगा? नासिक व्यंजन होगा। कंठ वर्ण, अब यहाँ से आपको कैसे समझ में, कौन सा कहाँ से निकलते हैं? कंठ, ताल, मूर्धन्य, ओष्ठ, है ना। तो ये थोड़ा मतलब कठिन तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद भी बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में च, छ, ज, झ, इया, देखो कंठ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, अह, क, ख, ग, मतलब पहला क, ख, ग, घ, क वर्ण, और उसके बाद ह, और उसके बाद अ, आ, आह। और तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन हमारे होते हैं च, छ, ज़्यादातर ये तालव्य ही पूछता है, च, छ, ज, झ, इया और स और या, ये हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ और अड़ा और ख, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न, ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं।
ओष्ठ व्यंजनों की संख्या क्या होती है? प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन व। तो देखिए तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो ये समझ लीजिए जो च वर्ग है वो तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और फ वर्ग ओष्ठ। लेकिन आपको याद कहाँ रखना है कि जो बड़ा श और य है वो तालव्य में आएगा, जो खटखुरवा स है वो मूर्धन्य में आएगा, और जो व है वो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो वह आएगा। अयोग व अनुस्वार विसर्ग। अयोग व अनुस्वार, अनुस्वार का आप चिन्ह देख ही रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब थोड़ा मैं बड़ा जूम करती हूँ। ये विसर्ग का चिन्ह ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, हाँ अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्वर्गों का उच्चारण, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। हमने ऊपर व्यंजनों का देखा, लेकिन अभी हमें स्वर का देखना है। तो स्वर का देखने के लिए हमें कंठ, ताल, मूर्धन्य, ओष्ठ। कंठ में कौन सा स्वर आएगा? कंठ से आ, मतलब ये जो सारे हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य ई ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। मूर्धन्य री मूर्धा से बोला जाता है, लेकिन ए और ऐ कंठ और ताल दोनों से, कंठ तालव्य ए और आय ए, और ओष्ठ और कंठ ओ और आओ। देखिए मेरा जो वीडियो है ना, बस आप लोग सुनिए, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। एक बार दो बार आप अगर इसको सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जो ओठों से बोला जाता है, ऊ और ओ, ये हमारा होता है। तो उच्चारण स्थानों की जो जगह स्थान है, उच्चारण स्थान, वो ज़रूर से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आपको डिटेल में, मतलब अच्छे से बताया जाता है इसमें। देखिए वर्ण नाम, तो उच्चारण स्थान अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष। तो ये एक बार आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप अनुस्वार पढ़िए। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए आप एक बार ना ऐसा चार्ट खुद बना लीजिएगा, मैंने भी बनाया है, और इस चार्ट को आप एक बार बना लीजिएगा, 2-3 बार उसको देखेंगे ना तो आपको बस समझ में आ जाए। ज़्यादातर क्या पूछते हैं इसमें, ये पूछा जाता है, श पूछा जाता है, उसके बाद ज़्यादातर व पूछा जाता है, ऐसे 1-2 चीज़ें पे, तो आप उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमेशा इसे इम्पॉर्टेंट ही करके रखिएगा कि ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट में ही देखिए। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार माने जहाँ हम जो उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमारी नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। इसका उदाहरण है अंग, अंक, अंश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुंह से कम निकल रही है लेकिन नाक से निकल रही है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार ये क्वेश्चन जो है ना, जो ये पूछ रहा है, ये अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट में लिख लेना है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, अत्र। इसमें 2 क्वेश्चन आपको तैयार हो जा रहे हैं, तत्सम शब्द भी और उसके बाद वो अनुस्वार भी हैं, ठीक है। तो जब भी आप बिंदी देखिएगा अनुस्वार देखिए तो उसको तत्सम शब्द आपको समझ जाइएगा। अब अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। अनुस्वार में क्या होता था, नाक से अधिक सांस निकलती थी, मुख से कम निकलती थी, लेकिन इसमें कम सांस निकलती है नाक से और मुख से अधिक निकलती है। तो यहाँ पे आत, गाँव, चिड़िया आदि, ये हमारे जो शब्द हैं ये हमारे अनुनासिक है और इसमें हमारे ऊपर चंद्र बिंदी भी लगी है, ठीक है। तो
चंद्र बिंदु तो हम कहते हैं, लेकिन ये अनुनासिक है, ठीक है। अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। जो अनुनासिक होंगे उसमें चंद्र बिंदु लगेगा। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, आ, गांव, आंगन, सांचा, आँख, अंगना। देखिए बस इसमें 2 चीज़ पर तैयार हो गया। तत्सम बिंदी रहेगी तो मतलब अनुस्वार मतलब बिंदु रहेगी तो वो तत्सम हो जाएगा, चंद्र बिंदु रहेगी तो वो अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो समझ लीजिए बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबद्ध है। पदबद्ध से छोटी इकाई पद है। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। तो सबसे पहले वाक्य भाषा में जो सार्थक इकाई रखता है वो वाक्य। तो हम नीचे से हम ध्यान देंगे कि जो अक्षर से छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, ये अक्सर पूछते हैं। फिर पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। पदबद्ध से छोटी इकाई को पद या शब्द कहते हैं। उपवाक्य में छोटी इकाई को पदबद्ध कहते हैं और वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं और भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर राम एवं वर्ण 4 हैं, उसी प्रकार से र, आ, म, आ, ये देखिए ये गलत है। आपको मतलब जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं तो ये एक सार्थक वाक्य नहीं बन रहा है भाषा का, ठीक है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला संबंधित प्रश्नोत्तरी। देखो अभी यहाँ पे ना बहुत अच्छा इसमें है, इसमें आप पहले एग्ज़ाम के में जो पूछे गए वो फिर अलग से भी क्वेश्चन है PYQ में जो आपको सॉल्व कराएंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। मतलब इतनी छोटी ध्वनि जो टुकड़े में नहीं बटे उसे हम वर्ण कहेंगे। मतलब वर्ण तो एक अक्षर है, वो बट ही नहीं सकता अलग। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। तो उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। मैंने अभी बोला था जिसमें कोई भी अवरोध ना हो, कोई कठिनाई ना हो, किसी की सहायता ना लेना हो, वो स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। मैंने बोला था दीर्घ स्वरों की संख्या हर्ष स्वरों की 4 थी तो दीर्घ स्वरों की 7। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं मात्रा। तो ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। ट वर्ग से संबंधित व्यंजन को हम क्या बोलेंगे? मतलब ये एक क्वेश्चन था तो इसमें सॉल्व करके ही लिया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। ये देखो B.Ed में पूछा गया है। अब ये रेलवे एग्जाम में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख। मूर्धन्य व्यंजन की कौन सी ध्वनि है? ड और ड़। अल्प प्राण है वर्ण कौन से हैं? क और ग। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? इडनम। मतलब हमें से इडन मतलब ड़ इया ड न म। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। ये जो है ना ये आप तो पक्का याद ही कर लीजिएगा, ये बड़ा कठिन होता है। अयोग वहाँ वर्ण कौन से होते हैं? अ और आहा। देखिए मैं जो टिप्पा करती हूँ ना वो ज़रूर आप भी कर लीजिएगा। अगर देखिए मैं बस आप पढ़िए, अगर आपके पास कोई ये बुक नहीं भी है व्याकरण की तो कोई बात नहीं, मैं ये सीरीज चलाऊँगी, हर एक टॉपिक को आपको बताऊँगी। और इसको इस बुक को अगर हमने पूरा मतलब पढ़ लिया तो समझ लिए व्याकरण इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अयोग वहाँ वर्ण कौन से होते हैं? अयोग वहाँ वर्ण अ और आह होते हैं। किस शब्द में द्वित व्यंजन है? किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो ये हैं दिल्ली। दिल्ली में देखिए आधा ल और पूरा र तो द्वित व्यंजन कहलाएंगे।
स, श, ख, श, ह कौन से व्यंजन होते हैं? संघर्षी या उस व्यंजन। कौन सा घोष वर्ण है? तो अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए माँ, ठीक है, मतलब 12 घोष, मतलब कितना था? 135, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 345 जो थे वह घोष वर्ण थे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ संयुक्त वर्ण के, छत्र, ज्ञ और श्रम। अघोष वर्ण का कौन सा है? अघोष वर्ण है स, महाप्राण। महाप्राण भी है और अघोष भी है स, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ जो है घ का उच्चारण, मतलब क वर्ग पूरा कंठ से है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है हमारा ज्ञ। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज, आधा ज और इया। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। अब देखिए क्रम, ये देखिए, अब देखिए छ तो बना किससे? क, और किससे बना है? आपको बताऊँ, यहाँ ही तो था, आपने देखा नहीं। देखिए क और ख, मतलब छ, खटखुरवा स से बना है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज। हिंदी की स ध्वनि है तालव्य, अघोष, महाप्राण। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और ख। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगे, तो यह होता है महाप्राण। जिसके उच्चारण में श्वास लेने में ज़्यादा समय लग रहा है, भाई महाप्राण, समझ रहे हो ना? बात ही समझिए कि महाप्राण इसी को कहते हैं जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52, ठीक है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत। उस व्यंजन स, ख, श, ह। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट ही समझिए आप। ये स ध्वनि। ड का उच्चारण है नासिक। अयोग वाक् कहाँ है? अयोग वाक् कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। अर्ध स्वर है य, र, ल, व। अर्ध स्वर क्या है हमारे? य, व, र। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? मूर्धन्य। अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग एवं अनुस्वार को। अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग एवं अनुस्वार को। छ वर्ण किसके योग से बना है? देखिए छ वर्ण बहुत बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको एकदम इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। दंत वर्ण है त। हिंदी शब्दकोश में अ, अंग, आ वर्ण से पहले आता है, ठीक है। कौन सा? आ से पहले आता है। अब अनुनासिक, निरुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरुनासिक होता है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। ऐसे स्वर अनुनासिक का एक बार ध्यान दीजिए, जहाँ चंद्र बिंदी होगा वो अनुनासिक है, याद रखिए, बार बार कह रही हूँ, चंद्र बिंदी अनुनासिक है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गाँव, आँख, दांत, ठीक है। निरुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्ण को निरुनासिक कहते हैं, जैसे जो मुंह से बोले जाते हैं केवल, जिसमें नाक की जो नहीं होते, अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय।